गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, आगे हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के पेज नंबर 105 के टेक्स्ट क्वेश्चंस और आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप पेन कॉपी उठा लीजिए मेरे साथ और जो भी आंसर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते हुए चलिए, समझते हुए भी चलिए। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं पेज नंबर 105 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर एडवांटेज रखता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने में या रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लेने में। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से यहाँ पर एडवांटेज रखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, उसकी हम बात करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन सराउंडिंग वाटर। आप सभी जानते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है या पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो पानी में घुलित ऑक्सीजन का इस्तेमाल ही अपनी रेस्पिरेटरी रेट में करेंगे या रेस्पिरेशन में करेंगे या सांस लेने में करेंगे। सिंस एयर डिजोल्व इन वाटर हैज़ फेयरली लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में है वो काफ़ी लो कंसनट्रेशन में पाई जाएगी। इस प्रकार से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव मच फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी ब्रीदिंग रेट काफ़ी तेज पाई जाएगी या हो जाएगी। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है या ज़मीन पर रहने वाले जीव है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के द्वारा अपने चारों तरफ पाए जाने वाले एटमॉस्फेयर से, जो कि ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इसलिए इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की जो ब्रीदिंग रेट होती है वो काफ़ी कम पाई जाएगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट मिला हुआ है, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो इस प्रकार से जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर एडवांटेज रखते हैं, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को तो डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेनी है या डिजोल्व फॉर्म वाली ऑक्सीजन मिल रही है, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं और वहाँ से उनको ऑक्सीजन इनटेक करना है। तो इस प्रकार से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाएगी और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनकी ब्रीदिंग रेट लेस हो जाएगी या कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं या क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, जो हमारी सीक्वेंस सीरीज चल रही है उसमें आप देखिए, व्हाट इज द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो आप लोगों को ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के वेरियस वेज बताने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जिनके द्वारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्टेप होती है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होती है। जो 6 कार्बन वाला हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो सेल के साइटोप्लाज्म में टूटकर 3 कार्बन वाले पायरुवेट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा या पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। और ये जो मैकेनिज्म है या ये जो रिएक्शन है वो सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन पाई जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज takes place in cytoplasm of cells of all organisms। सभी ऑर्गेनिजम्स के साइटोप्लाज्म में जो फर्स्ट स्टेप है वो चलेगी, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट में ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब इस पायरुवेट का आगे की तरफ और ब्रेकडाउन होगा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रास्तों के द्वारा, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला वे जो है स्टूडेंट्स वो आप देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन के रूप में है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन हम कुछ प्लांट्स में और यीस्ट में देखेंगे। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो एंड प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और काफ़ी कम मात्रा में एनर्जी रिलीज की जाएगी। दूसरा रास्ता यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के रूप में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और वाटर रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा जो एनर्जी रिलीज होगी वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा रिलीज की जाएगी। और तीसरा जो वे होता है स्टूडेंट्स वो मसल्स में हमें देखने को मिलेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन के समय। तो हम देखते हैं कि जब विगोरियस एक्सरसाइज की जाती है फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान
मसल्स में ये पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड भी आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड है, और इन लैक्टिक एसिड की वजह से या इस लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से मसल्स में क्रैम्प चालू हो जाएंगे या दर्द चालू हो जाएगा। आपकी लेग है, पैर जो हैं, आपके हैंड्स जो हैं वो दर्द करेंगे, उनकी मसल्स में काफ़ी दर्द होगा जब लैक्टिक एसिड का वहाँ पर जमा हो जाएगा। तो ये तीसरा रास्ता होता है स्टूडेंट्स ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का। और सिंपल वे में हम एक डायग्रामेटिक व्यूज़ भी यहाँ पर बता सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखिए, ग्लूकोज, पायरुवेट सभी ऑर्गेनिजम्स में कॉमन चलेगी ये वाले स्टेप। उसके बाद जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तब ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगा, और उस समय CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज की जाएगी। आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि जो ज़्यादा एनर्जी है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास हो जाएगा, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर किस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, ये किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है, या इनको इनटेक किया जाता है और आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड टेक्स अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। तो आप लोगों को पता ही है कि ब्लड के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन जो कि लंग्स के द्वारा ली गई है उसको ले लिया जाएगा। इट कैरीज द ऑक्सीजन टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसी फॉर्म में आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और उस टिश्यू तक पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, और वहाँ पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस टूट जाएगा और ऑक्सीजन उस टिश्यू को दे दी जाएगी। इस प्रकार से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा स्टूडेंट्स। आगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोल्यूबल है पानी में, देयरफॉर इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड प्लाज्मा टू द लंग्स। और इस प्रकार से ये मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड प्लाज्मा के द्वारा होगा, डिजॉल्व फॉर्म में होगा, यानी बॉडी टिश्यूज के द्वारा ये डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा से लंग्स तक पहुंचेगी। यानी बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड प्लाज्मा लेकर आएगा और लंग्स तक पहुंचाएगा। हियर इट डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एयर इन द लंग्स। और यहाँ पर ये डिफ्यूज हो जाएगा लंग्स की एयर के अंदर, और इस लंग्स की एयर को नॉस्ट्रिल्स के द्वारा हम बाहर की तरफ एक्सपेल कर देते हैं। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो काफ़ी ईजी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है बच्चों, आप अच्छे से इसे समझेंगे, अच्छे से राइट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से आने चाहिए। ह्यूमन बींग का जो लंग्स है या ह्यूमन बींग के जो लंग्स है वो किस प्रकार से डिज़ाइन किए हुए हैं कि उनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का एरिया है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। जैसे कि इंटेस्टाइन में हमने देखा है जो माइक्रोविलाई है या विलाई है वो एब्जॉर्प्शन की सतह को या एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से ह्यूमन बींग के लंग्स में भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है, या अपन बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो एरिया है उसको बढ़ा देती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, विद इन द लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉल एंड स्मॉल ट्यूब्स। लंग्स की अगर हम बात करें तो एयर पैसेजेस है वो छोटे से छोटे ट्यूब में डिवाइड होता चला जाता है। इन छोटे से छोटे ट्यूब को सबसे पहले हम ब्रोंकाई कहेंगे, और ये ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये छोटी छोटी ट्यूब्स पहले ब्रोंकाई बनाएगी, फिर ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर। आगे ब्रोंक्यूल्स बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में टर्मिनेट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, जिन्हें हम एल्यूलाई कहेंगे। तो ये एल्यूलाई स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एल्यूलाई प्रेजेंट इन द लंग्स प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और ये एल्यूलाई ही जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है। द एल्यूलाई हैव वेरी थिन वॉल्स। इन एल्यूलाई की काफ़ी पतली दीवारें होती है, एंड कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड। और इनके अंदर ब्लड वेसल्स का एक जाल पाया जाता है, एक बहुत ही बड़ा एक्सटेंसिव जाल पाया जाता है, और इस जाल की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो आसानी से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है, फैसिलिटेट हो जाता है। तो बच्चों, पेज नंबर 105 के जो क्वेश्चंस और आंसर्स है वो यहीं समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पेज इन टेक्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।